Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो अगेन नाउ वी आर बैक विद दिस वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता है अब हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ये चैप्टर 8 है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर जो 7 चैप्टर तक सारे हमने अपलोड किए हुए हैं। अब हमने लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने इस वीडियो में। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। अगर आप सभी ने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ वीडियो चाहिए, कार्टून बेस्ड वीडियो चाहिए, सारी चीज़ हमने अपलोड की हुई है, तो वो सारी आप जाके देख सकते हैं। नाउ हम पहला क्वेश्चन बात करेंगे। हमें ये बात करनी है कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि जिसे आप स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन बोलते हैं, उसके लिए 1992 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 73 और 74। तो 73 जो अमेंडमेंट करा गया था, संशोधन जो करा गया था, उस संशोधन के अंदर हमने रिजर्वेशन दिया था जो सोशली डिसएडवांटेजेस क्लासेस है, जैसे हम पूरी तरीके से ये बोल सकते हैं वंचित समूह है, उसके लिए हमने आरक्षण का प्रावधान क्यों किया था 73 अमेंडमेंट में। तो दोस्तों 73 जो है वो गांव के लिए, तो आप इसे बोल सकते हैं शहरी, है ना। तो क्या कहते हैं, सॉरी शहरी मैंने गलत बोल दिया, ग्रामीण आप इसे बोल सकते हैं। ग्रामीण जो होती है संस्था, यानी कि जो गांव के लेवल के लिए काम करती है, जिसे आप रूरल बोलते हैं, वहाँ पे 73 अमेंडमेंट हुआ था। और 74 अमेंडमेंट जो हुआ था वो हमारा हुआ था शहरों के अंदर, जैसे आप अर्बन बोलते हैं। तो असल में ये अमेंडमेंट 1972 के अंदर 73 अमेंडमेंट सामाजिक जो समूह है, जो वंचित समूह है, उसके लिए आरक्षण क्यों किया गया था। तो सबसे पहले ताकि सीटों का रिजर्वेशन हो सके, SC ST और OBC के अंदर वुमेन जो है उसका पार्टिसिपेशन हो सके। तो 1993 के अंदर इस एक्ट को पूरी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी पास कर दिया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि स्थानीय लेवल पर एक सेल्फ गवर्नमेंट शासन भी बन सके। रिजर्वेशन दिया गया वुमेन का पंचायती समिति के अंदर, यानी कि स्थानीय निकाय जो होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी करने के लिए हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया। और इसी वजह से आज 80,000 से भी ज़्यादा वुमेन सरपंच बनी हुई है गाँव की, जो एक नॉर्मली इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा ही चुना जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि वंचित वर्ग जैसे कि ST OBC और स्पेशली वुमेन्स होती है ना, तो उनको हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया। हमारा मेन मकसद बस इसीलिए था ये चीज़ें करवाना कि भाई ये चीज़ें अगर लोगों को मिलेंगी तो सिंपल सी बात यही होगी कि भाई सभी के सभी लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि जब 73 अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो भारत के संविधान में या भारतीय समाज में लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार जो थी वो पहले कैसी थी, और जब 73 अमेंडमेंट हो गया तो उसके बाद क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले अगर देखें कि 73 अमेंडमेंट जब नहीं हुआ था तो स्थानीय सरकार गांव के अंदर कैसे चलती थी। तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट जो गांव के लेवल का विषय होता था वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता था। इसमें स्टेट फ्रीली कोई भी कानून बना सकता था लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो स्वतंत्र था स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि CM MP MLA वो सारे के सारे लोग। लेकिन जब 73 अमेंडमेंट हो गया तो उसमें लोकल बॉडी जो है ना, अब एक अलग पूरी तरीके से उसे एक अलग सेपरेट क्या कहते हैं रिकग्निशन मिल गया, उसे एक मान्यता मिल गई स्थानीय सरकार को, जहाँ पे सरपंच चुने जाएंगे। और वो जो चुने जाएंगे वो नियम है कि 5 साल के लिए, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर पार्षद के इलेक्शन होते हैं, काउंसलर के इलेक्शन होते हैं स्थानीय लेवल पे, पर वो कहाँ पे है, ये चीज़ गांव के अंदर है। गांव के अंदर जो स्थानीय लेवल पे सरपंच चुने जाएंगे, पंच चुने जाएंगे, वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। तो ये डिफरेंट था जब 73 अमेंडमेंट नहीं हुआ था जब, और जब 73 अमेंडमेंट हो गया तो उसके बाद हमने देख लिया बदलाव। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो 6 के 6 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं
कि स्थानीय सरकार जो होती है उससे आपका क्या अभिप्राय है। आप स्थानीय सरकार के बारे में जानते क्या हैं या उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अभी सिर्फ हमने इसमें स्थानीय सरकार पूछा हुआ है तो हमें सिर्फ इतना सा बताना है। तो लोकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है, शक्ति देती है कि वो डेमोक्रेटिक लेवल पे चीज़ों को सेटअप कर सके। वो ये देख सके कि लोकल लोग भी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स चलाने के लिए, जिसमें विलेज और टाउन्स के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपने गांव के प्रधान को चुनेंगे और वो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। लोकल गवर्नमेंट इज जेनेटिक टर्म फॉर द लोएस्ट टायर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन द पर्टिकुलर सोवरेन स्टेट। देखिए, लोकल गवर्नमेंट ना एक तरीके का स्वतंत्र बॉडी बनाया गया है जो लोएस्ट लेवल पे होती है, लेकिन वो स्टेट के अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्र रहती है। जैसे आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं और बाद में हमारे काउंसलर चुने जाते हैं। ऐसे शहर, ऐसी गांव के लेवल पे उस काउंसलर को इन्होंने प्रधान की संज्ञा दे दी है, सरपंच की संज्ञा दे दी है। तो यहाँ पे जो गांव के लेवल पे सीएम होगा, एमएलए होगा, वो तो अपर लेवल पे होगा, लेकिन गांव के लेवल पे प्रधान काम करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का बेसिकली काम पता है क्या होगा? बेसिकली काम यही होगा, लोकल गवर्नमेंट जनरली एक्ट ओनली द पावर स्पेशली डेलीगेट टू देम। मतलब जो सरपंच होंगे वो वही काम करेंगे जो उनसे हायर लेवल की अथॉरिटी उन्हें काम करने के लिए बोल रही है। यानी कि जैसे एमएलए का अपना इलाका होगा, एमपी का अपना इलाका होगा, काउंसलर का अपना इलाका होगा, ऐसे गांव के लेवल में जब प्रधान काम करता है ना, तो वो अपने लेवल पे नहीं, अपने सीनियर लोगों की जो बात वहाँ से आ रही है, निर्देश वहाँ से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम द मेन लोकल ऑटोनॉमस बॉडी एंड देयर फंक्शन। यानी कि स्थानीय सरकार जो, जैसे आप स्वशासी निकाय बोलते हैं, वो एक पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब वो खुद पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो उनके काम आपको बताने हैं, स्थानीय सरकार के काम क्या होते हैं। तो नॉर्मल सा है भाई, ग्राम पंचायत का मेन काम क्या हो गया, फंक्शन मेन ये होगा कि गांव के लेवल के जितने भी कामकाज होते हैं उनकी आकांक्षाओं को, उनके डेवलपमेंट को पूरा करना और गांव के विकास को करना, ये होता है ग्राम पंचायत का काम। उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपल कमेटी सॉरी, जिसे आप नगर समिति बोलते हैं। तो अगर ये देखते हो तो वो लैंड और साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो उस स्टेट के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, सरकारी इलाके होंगे, स्कूल होंगे, दफ्तर होंगे, उनको बनाने का काम नगर समिति यानी कि म्युनिसिपल कमेटी करती है। फिर आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे बड़े लेवल पे होता है। वो नॉर्मली पब्लिक टॉयलेट या मैं बोल सकता हूँ रोडों के कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी डीलिंग, फ्लाईओवर बनाने, ये सारे काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे आता है ना। तो ये अलग अलग लेवल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पंचायती राज से आप समझते क्या है? पंचायती राज असल में होता क्या है? तो भाई लोकल गवर्नमेंट को जो गांव के अंदर चलती है उसे ही पंचायती राज व्यवस्था से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल। जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग लेवल होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कमेटी और नगर पंचायत, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे गांव के लेवल में ये होता है। यहाँ पे जो ग्राम स्तर पे काम करते हैं वो ग्राम पंचायत होती है, जो ब्लॉक स्तर पे काम करता है वो ब्लॉक समिति होती है, जो जिला स्तर पे काम करता है वो जिला परिषद होता है। यहाँ पे सीधा डायरेक्टली निर्णय लेने का जो काम होता है वो जनता का ही होता है, क्योंकि यहाँ के जो पंचायत, ग्राम पंचायत के लोग हैं वो जनता के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, इसलिए उन्हें एमपी एमएलए से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है अपने लेवल पे काम करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, संरचना देखें ग्राम पंचायत की, तो कैसी है? तो नॉर्मल सा है। यहाँ पे जहाँ पे भी 500 लोगों से ज़्यादा की आबादी रह रही होगी वहाँ पे ग्राम पंचायत काम करेगा। सिंपल सी बात है। इसका गठन गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, वहाँ के सदस्य के लोग ही उनको वोट देते हैं। और पंचायती राज जो है 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे द मेंबर ऑफ पंचायत आर कॉल्ड पंच एंड इट्स हेड एज नोन सरपंच टू बी इलेक्टेड फॉर द 3 years। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो यहाँ पे है। यहाँ पे ग्राम पंचायत में मैक्सिमम लोग 5 होते हैं और मैक्सिमम लोग 10 होते हैं, मिनिमम लोग 5 होते हैं।
यहाँ पे एवरी पंचायत मस्ट हैव 1 फीमेल कैटेगरी एंड 1 and 2 SC and ST और OBC कैटेगरी के लोग। तो ये उनकी संरचना यानी कि कॉम्पोजिशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 74 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, तो वो है क्या? तो भाई ये एक संशोधन है जो 1992 के अंदर पास हुआ था, इफेक्ट में 1993 के अंदर आया था। ये गांव के छोड़ के शहरी इलाकों के अंदर होता है। इसके अंदर पूरी तरीके से देख सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत ये काम करती है। ये स्थानीय सरकार का इन्हें दर्जा मिला हुआ है, लेकिन शहरी इलाकों पे, है ना। द साइलेंस फीचर ऑफ एक्ट अर्बन लोकल बॉडी to be known as municipal corporation, municipal council and nagar panchayat depending on the population shall be constituted through the universal elder franchise in each notified urban area of the country। यहाँ पर जो 74 अमेंडमेंट के थ्रू है वो यही है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका मेन काम यही होगा कि जो नगर परिषद है और स्थानीय निकाय है उसके लिए कामकाज बताना, और यहाँ पे नगर पंचायत के लोग और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी जनता के द्वारा ही चुन के आते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये शहरों के अंदर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी कमजोरियाँ क्या क्या है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अशिक्षा के कारण लोगों को इसकी समझ अभी भी नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। गांव के अंदर पंचायती राज के अंदर जब वोट होता है तो लोग अभी भी जाति के नाम पर ही वोट डालते हैं। यहाँ पे असल मायने में क्योंकि उनके पास लोकतंत्र एक रियल जो डेमोक्रेसी होता है उसके लिए एनवायरनमेंट नहीं है। अब कभी कभार राजनीतिक पार्टियां भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में हस्तक्षेप कर देती है, जो बिल्कुल गलत है। तो दिस इज़ अबाउट द 4 पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आ सकता है, तो इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, तो जैसा भी आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 1992 की 9 की बात करते हैं। व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर 1992? यानी कि आज से जब 1992 के अंदर ये संशोधन नहीं पास हुआ था तो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जिसे आप लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, वो चलती कैसे थी? तो भाई सिंपल सा है, पहले जो था वो स्टेट के लेवल का काम था, तो सारी चीज़ें स्टेट के लेवल के अंदर जो लोग थे वही देखते थे। पहले ये जो काम होता था स्टेट के लेवल का काम था, इसलिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्णय सिद्धांत इसकी कैटेगरी के अंदर आते थे। 1952 के अंदर इसका 3 टायर का रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन उसकी शक्तियां और काम को डिफाइन नहीं किया गया था। चुनाव यहाँ पे रेगुलर नहीं होते थे 1992 से पहले, बस ऐसे चुनाव होते रहते थे। ये पूरी तरीके से ग्रांट के लिए और फाइनेंशियली काम के लिए जो गांव के अंदर होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते थे। तो मतलब डामाडोल वाला मामला था। लेकिन 1992 के बाद जब ये 73 और 74 अमेंडमेंट आया तो सही मायने में ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए जो हमने देखे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको ये बताना है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करती है। कैसे करती है वो आपको बताना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है। तो एक तरीके का विशेषता ही हो गया ये कि आपको बताना है कि स्थानीय गवर्नमेंट की विशेषता क्या है। तो आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से लोकल पीपल की जो भी डिस्प्यूट होती है ना उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय सरकार है वो पूरी तरीके से जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल होती है जनता के जवाबों को देने के लिए, क्योंकि ग्राम का जो हेड होता है ना ग्राम पंचायत का, वो गाँव के अंदर ही रहता है ना। और कॉमन पीपल आर डिसीजन मेकिंग बॉडी, यहाँ पे कॉमन लोग ही होते हैं जो निर्णय लेते हैं, लोगों के लिए डायरेक्टली हायर अथॉरिटी होती नहीं है। इवन लोकल गवर्नमेंट का काम ये होता है या उनकी विशेषता ये होती है कि डे टू डे लाइफ की जो डेली के उनके मसले होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं आम नागरिक के, उनका भी समाधान लोकल गवर्नमेंट में हो सकता है और होता ही रहता है। अगर आप अपने गांव के अंदर देखेंगे तो ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग जो सरपंच होता है ना आपके गांव के अंदर, वो डायरेक्टली आपके घर से लिंक रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन 10
और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है भाई। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम जल्द ही अब लाइव वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपका रिस्पांस कैसा है। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।